एनवायरमेंटल इशू चैप्टर के लिए मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पहले वीडियो बना रखी है, तो मैं उसको री अपलोड कर रहा हूं और मेरे को ये बेटर ऑप्शन भी लगा। और क्यों लगा ये आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा। तो सबसे पहले निपटा लेते हैं हम पूरे चैप्टर की डेट्स। देखो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, ठीक है। देखो 1731 में क्या हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट। 1974 में दो चीजें, चिपको मूवमेंट एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट। 1980 में जेएफएम, जेएफएम की फुल फॉर्म जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट। 1986 में एनवायरमेंट एक्ट। 1987 में नॉइस पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1987 में नॉइस पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में ऐड कर दिया गया था। अब लास्ट है 2002। 2002 में क्या हुआ था, दिल्ली की सारी बसों को सीएनजी बना दिया गया था, ठीक है। जितनी भी बस थी दिल्ली की सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब डेट्स में ही दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक है क्योटो प्रोटोकॉल। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया 1987 में और ये प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ 1989 में। और क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया 1997 में और क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब हुआ, 2005 में। अब नेक्स्ट थोड़ा पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं। देखो इसमें आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक ही फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। देखो हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब हमारे पास दो टाइप के पोल्यूटेंट हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना है, एक तो हुए पार्टिकुलेट मैटर और एक हुए गैसियस मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम अरेस्टर का यूज करेंगे या स्क्रबर का। अब आपको दो टाइप के अरेस्टर याद रखने हैं, एक तो साइक्लोनिक सेपरेटर और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब गैसियस मैटर को कैसे कंट्रोल करेंगे हम, तो तीन मेथड, कंबस्टन, अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी क्या होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी जिस पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम या इक्वल है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये भी मैं एनसीईआरटी की लाइन निकाल के लाया हूं कि डोमेस्टिक सीवेज में ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है, पर इंडस्ट्रियल सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ठीक है। एक बार फिर से, डोमेस्टिक सीवेज में ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है, बट इंडस्ट्रियल सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करते वक्त उसमें से सॉलिड्स को निकालना इजी होता है, बट डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड मेटल आयंस को निकालना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करते टाइम उसमें से सॉलिड्स को निकालना इजी होता है, बट डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड मेटल आयंस को निकालना डिफिकल्ट होता है। ये तो नॉर्मली ऐसे ही याद रह जाएगा कि सॉलिड्स है वो डायरेक्ट इजीली निकल जाएंगे, अब ये डिजॉल्व्ड है मतलब पूरे घुल चुके हैं तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो इस पे 5 स्टार लगा लेना क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी, और बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या बोला गया है कि ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बीओडी होगी। अब नेक्स्ट है एल्गल ब्लूम। देखो एल्गल ब्लूम के बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैंने सारा निकाल के रख दिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि एल्गल ब्लूम होता क्या है। देखो इसके नाम से ही ट्राई करते हैं। एल्गल से हमें याद आएगा एल्गी और ब्लूम से हमें याद आएगा एक्सेसिव ग्रोथ, ठीक है। एल्गल से याद आया एल्गी और ब्लूम से याद आया एक्सेसिव ग्रोथ। अब एल्गल ब्लूम क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब एल्गल ब्लूम वाटर बॉडीज पे आ जाता है तो उसको वो कलर प्रोवाइड करता है, मतलब वाटर बॉडी जो होती है वो थोड़ी कलरफुल दिखने लगेगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कि एल्गल ब्लूम टॉक्सिक होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए। तो 3 पॉइंट हो गए। एल्गल ब्लूम क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि एल्गल ब्लूम इंपार्ट्स कलर टू द वाटर बॉडीज, और थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि एल्गल ब्लूम टॉक्सिक होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में इससे ज्यादा दिया ही नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखो, ये वैसे तो बहुत इजी है पर इस पे 5 स्टार लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि टेरर ऑफ बंगाल एग्जाम में कहीं भी दिख जाए हम आंसर लगाएंगे वाटर हायासिंथ। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल जहां दिखा आंसर जाएगा वाटर हायासिंथ। इसका साइंटिफिक नेम होता है आइशोर्निया, सबको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। देखो इसमें कुछ याद नहीं करेंगे, इसके नाम से ही पूरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो इसमें वर्ड है मैग्निफिकेशन, मतलब कुछ मैग्नीफाई हो रहा है। मैग्नीफाई मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब क्या मैग्नीफाई हो रहा है? मैग्नीफाई हो रहा है टॉक्सिकेंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे। ठीक है, सिंपल है। बायो मैग्निफिकेशन मतलब कुछ मैग्नीफाई हो रहा है। मैग्नीफाई क्या हो रहा है? टॉक्सिकेंट हो रहा है, मतलब टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे। सिंपल है। अब नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। देखो मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, कि न्यूट्रिएंट लेक में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और लेक की एजिंग होती जाएगी, मतलब लेक एक तरीके से बूढ़ी होती जाएगी। ठीक है, अब ये मेनली कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? मेनली होते हैं फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेनली ड्यू टू फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब यूट्रोफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो फिनोमेना हो रहा था वो था नेचुरल एजिंग, पर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस फिनोमेना को एक्सेलरेट कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या था? नेचुरल एजिंग, और एक्सेलरेटेड क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेट कर दिया। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट पे। देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाई है पर फिर भी आपके पास क्रॉस चेक करना हमेशा एक ऑप्शन है। ठीक है, किसी भी टाइम जाके एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के साथ दो मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के साथ दो मेन प्रॉब्लम है। फर्स्ट है एक्सीडेंटल लीकेज और सेकंड है सेफ डिस्पोजल। अब एक्सीडेंटल लीकेज के एनसीईआरटी में दो इंसिडेंट दिए हुए हैं, एक है 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट और दूसरा है किर्नोबिल इंसिडेंट। अब सेफ डिस्पोजल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को जमीन के 500 मीटर नीचे डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस। देखो बहुत सिंपल है, CO2 मैक्सिमम 60%, फिर मीथेन 20%, फिर CFC 14%, फिर NO2 6%। नेक्स्ट है ओजोन। देखो ओजोन के बारे में एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है मैंने पूरा इसमें निकाल के रख दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ओजोन प्रेजेंट कहां होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन को हम मेजर कैसे करते हैं? डॉब्सन यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन इज डिग्रेडेड बाय CFC। ओजोन को डिग्रेड कौन कर देता है? CFC। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओजोन होल कहां पे सीन हुआ था? अंटार्कटिक रीजन में। ठीक है, ओजोन होल कहां पे सीन हुआ था? अंटार्कटिक रीजन में। लास्ट पॉइंट कि अगर ओजोन की प्रोटेक्शन ना हो तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? स्किन कैंसर, म्यूटेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये एनसीईआरटी का डाटा है कि ट्रॉपिक्स में 40% फॉरेस्ट का लॉस हो चुका है। ठीक है, और टेम्परेट में 1% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। एक बार फिर से कि ट्रॉपिक्स में 40% फॉरेस्ट का लॉस हो चुका है बट टेम्परेट में 1% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये भी एनसीईआरटी का डाटा है, इसमें हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेस्ट की। तो इसमें सिंपल सा है कि कितने फॉरेस्ट इंडिया में होते थे और अभी कितने हैं और कितने होने चाहिए। सिंपल सा है। तो पहले कितने होते थे? 30%, और अभी कितने बचे हैं? 19.4%। और होने कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो रिकमेंडेड है? अकॉर्डिंग टू एनएफपी। एनएफपी क्या होता है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए प्लेन्स एरिया में और 67% होने चाहिए हिली एरिया में।
अब नेक्स्ट है ला नीना एंड एल नीनो। देखो ला नीना क्या होता है कि जब सी सरफेस का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, मतलब कूलर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ला नीना। और एल नीनो क्या होता है, इसके ऑपोजिट, कि सी सरफेस का टेम्परेचर जब गर्म हो जाता है, हॉटर हो जाता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखें, देखो इसमें आ रहा है ला और कोका कोला। ठीक है, आपने देखा होगा कोका कोला, और कोका कोला हम कैसी पीते हैं, ठंडी। तो ला हो गया कूलर और एल नीनो उसके ऑपोजिट हो जाएगा हॉटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है केस की स्टडीज। देखो एनसीईआरटी में 3 केस की स्टडी दी हुई है, तो तीनों को बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले है प्लास्टिक वेस्ट के केस की स्टडी। देखो इसमें क्या हुआ था, अहमद खान ने क्या किया था, पॉलीब्लेंड और बिटुमेन को मिला के रोड बनाए थे। कहां, बेंगलोर में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कंफ्यूज करेगा, कि जो हमें प्लास्टिक से मिला था वो था पॉलीब्लेंड। बिटुमेन का प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पॉलीब्लेंड क्या होता है, प्लास्टिक पाउडर। तो पॉलीब्लेंड और बिटुमेन को मिला के अहमद खान ने रोड बनाए थे। कहां बनाए थे, बेंगलोर में। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। देखो एक फार्मर है जिसका नाम है रमेश चंद्र डागर, और वो कहां का रहने वाला है, सोनीपत का। उसने क्या किया था, उसने की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड उसने एक क्लब बनाया जिसका नाम है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। और इस क्लब के कितने मेंबर, 5000 मेंबर। पूरा एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। ठीक है, अब लास्ट केस है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का। देखो इसमें सिंपली फॉर्म याद रखना है। फॉर्म की फुल फॉर्म फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। ठीक है, फॉर्म फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। इन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सिंपल है। ठीक है,